हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए जजमेंट लेकर आए हैं वो है मेंटेनेंस से रिलेटेड, यानी कि 125 सीआरपीसी का केस जो वाइफ डालती है हस्बैंड के खिलाफ जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। दोस्तों, ये जो केस होता है मेंटेनेंस का केस, ये ऑलमोस्ट हर हस्बैंड इसको फेस करता है जब भी उनका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। तो इसीलिए ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जजमेंट है 4 नवंबर 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास हुआ था वो वाइफ और सन के लिए पास ऑन हुआ था कि उनको कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर किन किन पहलुओं पर कोर्ट ने गौर करा मेंटेनेंस तय करने से पहले, और उसी हिसाब से जजमेंट पास करा कि आगे भी सारे कोर्ट्स उन्हीं पहलुओं पे गौर करके मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास करें। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करा। इसमें बहुत ही दोस्तों बारीकियां हैं, ज़रूरी बातें हैं जो आज हम इस पर डिटेल में समझेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसी लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, ये जो जजमेंट है हमारा मेंटेनेंस के ऊपर, ये दोनों के लिए ही फायदेमंद है, पति और पत्नी दोनों के लिए ही। क्योंकि कई केसेस में दोस्तों क्या होता है कि पत्नी प्रताड़ित होती है, मान लीजिए वो कमा नहीं सकती और जो है उसे उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है और भरण पोषण भी नहीं दे रहे हैं, वो अपना गुजारा भत्ता कैसे निभाए। तो इसके इन सर्कमस्टांसेस में जो है ये जजमेंट जो है वो पत्नी को फेवर करेगा। और कई केसेस में होता है कि मान लीजिए पति जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, उसकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है या उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं और वाइफ को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है कि उनके एसेट्स इतने सारे हैं, तो इस केस में ये पति को फेवर करेगा। तो ये जजमेंट दोस्तों पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट सभी लोअर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, मतलब एक जैसापन आ सके, ताकि सभी मेंटेनेंस केसेस में उन सब पहलुओं पे गौर किया जाए जो इस केस में किया गया। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों इसमें ये था कि मेंटेनेंस तभी से कैलकुलेट होगा जब से वाइफ अपनी पिटीशन फाइल कर रही है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, तभी से मेंटेनेंस कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों ये रूल पहले भी था, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, बस ये हेल्पफुल है महिलाओं के लिए। अब इसमें आगे के पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी मेंटेनेंस केस के। सबसे मतलब कि खास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जजमेंट के वो ये हैं कि वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाएगा वाइफ के स्टेटस के हिसाब से नहीं, बल्कि हस्बैंड के स्टेटस के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए वाइफ जो है वो बहुत ही जो है ऊंचे स्टेटस से हैं और हस्बैंड का जो है उनसे नीचा थोड़ा स्टेटस है, तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड को वाइफ के स्टेटस के हिसाब से मेंटेनेंस देना होगा, उनके लाइफस्टाइल लग्जरीज के हिसाब से। ऐसा नहीं है, हस्बैंड का जो अपना लाइफस्टाइल है, इस तरह से उनका स्टाइल ऑफ लिविंग है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाएगा वाइफ को भी। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें ये देखा जाएगा कि वाइफ जो है वो शादी से पहले काम करती थी या नहीं करती थी। अगर वो काम करती थी, कई बार होता है कि वाइफ जो है वो पहले वर्किंग होती है, फिर उसके बाद वो शादी के बाद जॉब छोड़ देती है, क्योंकि शादी के बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, या हो सकता है कि फैमिली बच्चों के साथ वो जॉब के लिए टाइम नहीं दे पाती हैं, तो वो जॉब छोड़ देती हैं। लेकिन जब फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो कहती है कि फिर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कमा नहीं सकती हूँ, इस बिहाफ पे फिर वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती हैं, मांगती हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ये देखेगी कि अगर वो पहले वर्क करती थी तो वो बाद में भी वर्क कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा है तो सिर्फ उसके लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा, लेकिन वाइफ क्योंकि जॉब कर सकती है तो इसीलिए वाइफ का जो है मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, कोर्ट ये देखेगी कि अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, मतलब कि अच्छी खासी डिग्री है, पीएचडी, ग्रेजुएट या और कोई अच्छी हाईली क्वालिफाइड डिग्री है वाइफ के पास, तो ये माना जाता है कि वो अच्छी खासी जॉब कर सकती हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, अपना भरण पोषण खुद उठा सकती हैं। तो यहाँ पे फिर से हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा है तो उसका मेंटेनेंस फादर के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर वाइफ कमा सकती है, जॉब कर सकती है, तो उनका मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देंगे। दोस्तों, इससे पहले मेंटेनेंस केसेस में क्या होता था कि अगर वाइफ अप्लाई कर देती है, 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर देती है हस्बैंड के खिलाफ, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही होता था, चाहे वो कितना ही फिक्स हो कोर्ट के द्वारा, लेकिन ऐसा फिक्स हो जाता था कि भाई हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मेंटेनेंस दिया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ इस जजमेंट का कि यहाँ पर कोर्ट ने हस्बैंड वाइफ दोनों को कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। एक एफिडेविट जमा होगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आएंगी कि आपके पास कितनी कितनी संपत्ति है, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है वो कितना है, आपकी क्या क्या एक्सपेंडिचर है, आपकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों की। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा हो जाएंगे तो कोर्ट इन सब चीज़ों को एनालाइज करेगी कि भाई हस्बैंड की क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं और वाइफ के क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। हस्बैंड कितना कमाता है, कितना दे सकता है, वाइफ कितनी कमाती है और उसे कितनी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ही इन सब चीज़ों को एनालाइज कर इन सब चीज़ों पे गौर फरमाकर तभी मेंटेनेंस बांधा जाएगा और तभी कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाना भी चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। कई बार दोस्तों होता है कि वाइफ को ज़रूरत नहीं होती और हस्बैंड दे नहीं सकता, लेकिन तब भी जो है हस्बैंड बाउंड हो जाता है कि भाई क्योंकि वाइफ ने केस फाइल कर दिया है तो उसे देना ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे सही होंगे कोर्ट के सामने, पूरी एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर होगी कोर्ट के सामने, ट्रू पिक्चर होगी, तभी सही मेंटेनेंस बंधेगा हस्बैंड के द्वारा वाइफ को। अगर यहाँ पे वाइफ को ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड नहीं दे सकता है, तो यहाँ पे फिर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। बात सारी यही है दोस्तों कि आपको कोर्ट के सामने सच रखना है कि भाई मेरी ये इनकम है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये खर्चे हैं ज़रूरी और इतनी मेरी सेविंग्स है, मैं इतना ही मेंटेनेंस दे सकता हूँ। जब कोर्ट के सामने सच होगा तो फिर तभी वो उसी हिसाब से सही मेंटेनेंस जो बनता होगा वही वाइफ के लिए बांधेंगे। अननेसेसरी मेंटेनेंस वो नहीं बांध सकते क्योंकि वाइफ के भी सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे और हस्बैंड के भी सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे। कोई भी यहाँ पे सच छुपा नहीं सकता। और दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को ये भी कहा कि इन केसेस में आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि मतलब कि 6 मंथ्स के अंडर इसमें केस को निपटा देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि 2-3 साल 4-5 साल तक ये केसेस खिंच जाते हैं और अननेसेसरी मेंटेनेंस जो है हस्बैंड को देना पड़ता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऑर्डर थे कि इन केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए विदिन 6 मंथ्स। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स ये मेंटेनेंस के ऊपर जो जजमेंट था इसके बारे में। अगर आपको ये जजमेंट देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर ये आपके केस में मैच करता हो, आपको लगता हो कि ये मेरे केस में हेल्प करेगा, तो आप इसकी कॉपी अपने पिटीशन के साथ लगाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपकी यूजफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई लीगल टॉपिक के साथ या फिर किसी जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।